बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज आप माइक्रो इकनॉमिक्स का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में आप यूटिलिटी, बजट कंस्ट्रेंट और कंज्यूमर चॉइसेस को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि सेटिस्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। और ये सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से हासिल होता है? जब एक कंज्यूमर एक मार्केट बास्केट ख़रीदता है और इसको इस्तेमाल करके जो सेटिस्फेक्शन उसको हासिल होता है, उस सेटिस्फेक्शन के लिए हम यूटिलिटी कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पर आप माइक्रो इकनॉमिक्स की किताब ख़रीदते हैं और आप उस पैसों से शर्ट भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपने शर्ट की बजाय माइक्रो इकनॉमिक्स की किताब ख़रीद ली, तो इसका मतलब ये है कि इस किताब ने आपको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड किया शर्ट के मुकाबले में या दीगर प्रोडक्ट के मुकाबले में। यूटिलिटी फ़ंक्शन अस्यूम करें कि यूटिलिटी फ़ंक्शन फॉर फूड और क्लॉथिंग ये है U = F+2C। इसी एग्ज़ाम्पल से आप यूटिलिटी को समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मार्केट बास्केट है A, B एंड C। ए में 8 यूनिट ऑफ फूड्स है और 3 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू F+2C, तो 8+2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग है, इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूटिलिटी का वो 14 है बास्केट ए के लिए। बास्केट बी में 6 यूनिट्स ऑफ फूड है और 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग है, इसका भी यूटिलिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 14 है। बास्केट सी में 4 यूनिट ऑफ फूड है और 4 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है। 4+2 × 4 = 12। अब यहाँ पर आप देख लें कि बास्केट ए और बास्केट बी का जो यूटिलिटी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 14 है। लिहाजा कंज्यूमर वो इनडिफरेंट है, चाहे वो बास्केट ए ख़रीदे चाहे बास्केट बी, क्योंकि ये दोनों बास्केट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कंज्यूमर वो प्रेफर करेगा कि वो बास्केट ए ख़रीदे या बास्केट बी, और बास्केट सी को तरजीह नहीं देगा क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 12 है और ये 14 से कम है। लिहाजा वो उतना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करता जितना बास्केट ए और बी प्रोवाइड करता है। एक और एग्जांपल है यूटिलिटी फंक्शन का। सपोज़ करें U = FC। तो इस ग्राफ से हम समझ जाएंगे यूटिलिटी फंक्शन और इंडिफरेंस कर्व्स को। हमारे पास एक्स एक्सिस पर फूड है और वाई एक्सिस पर क्लोथिंग है। हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस मैप है U1, U2 और U3। U1 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 बास्केट है C, A एंड B। ये जो 3 पॉइंट्स है ये C पॉइंट C बास्केट को ज़ाहिर करता है, A को रिप्रेजेंट करता है और B बास्केट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट C को देख ले। इस पॉइंट C पर जो यूनिट ऑफ क्लोथिंग है वो 10 है और यूनिट ऑफ फूड 2.5 है। तो 10 × 2.5 = 25। इसी तरह पॉइंट ए में आप देख ले 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है और 5 यूनिट्स ऑफ फूड है। 5 × 5 = 25। इसी तरह बास्केट बी में अगर हम देख ले पॉइंट बी पे, तो 10 यूनिट ऑफ फूड्स है और 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है। तो 10 × 2.5 = 25। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी यूटिलिटी है वो 25 है। लिहाजा पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं ये तीनों। और एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, चाहे वो सी ख़रीदे, चाहे वो बास्केट ए ख़रीदे, चाहे वो बास्केट बी। और इस इंडिफरेंस कर्व का जो यूटिलिटी वैल्यू है वो 25 है। इससे U2 को देख लें, इंडिफरेंस कर्व 2 को, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 50 है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो U2 को प्रेफर करेगा क्योंकि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। और U3 का 100 है और कंज्यूमर चाहेगा
कि वो U3 को प्रेफर करे क्योंकि इसमें ज़्यादा यूनिट्स ऑफ फूड्स इन क्लोथिंग है। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं कि जो U3 है ये आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा U2 और U1 के मुकाबले में। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन ये मार्केट बास्केट को ऑर्डर में रखता है। इसमें हम रैंक देते हैं। इसमें हम जो बास्केट्स है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, अलबत्ता हम उनको ऑर्डर में रखते हैं, रैंक्स में रखते हैं कि ये मोस्ट प्रेफर्ड बास्केट है, ये प्रेफर्ड बास्केट है और ये लीस्ट प्रेफर्ड बास्केट है। मिसाल के तौर पर 3 बास्केट है A, B एंड C। तो A आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा तो ये मोस्ट प्रेफर्ड है, B आपको कम देता है और C आपको इंतहाई कम देता है। तो इसी तरीके से आप रैंकिंग करते हैं इसको, और इसमें आप ये जाहिर नहीं करते कि कितना एक मार्केट बास्केट को दूसरे मार्केट बास्केट के ऊपर आप उसको तरजीह देते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल फिनोमेना है और आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देते हैं। तो इसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। जबकि कार्डिनल यूटिलिटी फंक्शन ये यूटिलिटी फंक्शन है जो ये कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरह एक मार्केट किस हद तक एक मार्केट बास्केट को दूसरे मार्केट बास्केट के ऊपर तरजीह दी जाती है। जैसा कि हमने कहा कि हम यूटिलिटी फंक्शन में देखते हैं कि जो बास्केट A और B है ये बास्केट C से उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि बास्केट A और B के जो फंक्शन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 14 है और बास्केट C की वो 12 है। तो ज़ाहिर बात है कि 14 ज़्यादा है और 12 कम है। तो कार्डिनल जो यूटिलिटी फंक्शन है इसमें क्या होता है कि इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं यूटिलिटी को, और इसमें हम यह ज़ाहिर करते हैं कि किस हद तक एक मार्केट बास्केट दूसरे मार्केट बास्केट पर उसको प्रेफरेंस और तरजीह दी जाती है। और हमने कहा कि ऑर्डिनल जो यूटिलिटी फंक्शन है इसमें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑर्डिनल रैंकिंग में इस तरह होता है कि ये सफिशिएंट होता है कि एक्सप्लेन करे कि किस तरह के इंडिविजुअल डिसीजन करता है परचेसिंग के दौरान, कि जब वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट पर तरजीह देता है तो ये एक मेंटल फिनोमेना है और वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देता है। तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करते। बजट कंस्ट्रेंट, यहाँ पर ये बात नोट करें कि प्रेफरेंसेस सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता, इसके साथ आपका इनकम भी है, बजट भी है। सपोज़ करें आपका 60,000 तनख्वाह है, तो ज़ाहिर बात है कि अपने बजट में रहते हुए आप जो है ना वो परचेसिंग करेंगे और कंजम्पशन करेंगे। अगर आपका इनकम 60,000 है तो ज़ाहिर बात है कि ये आप पर एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा आप वो परचेसिंग नहीं कर सकते, ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट ये भी इंडिविजुअल एबिलिटी पर एक लिमिट है कि वो कितना कंज्यूम करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों की प्राइसेस है और उसको पे करना पड़ता है। तो जितना आपका इनकम होता है उसी इनकम के हिसाब से आप स्पेंडिंग करेंगे। इस चीज़ को हम बजट लाइन से समझते हैं। बजट लाइन ये इंडिकेट करता है कि 2 कमोडिटीज़ के मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है और जिस पर आप अपना मनी स्पेंड करेंगे और जो आप स्पेंडिंग करते हैं ये आपके इनकम के बराबर है। सपोज़ करें कि रमज़ान का महीना है और ईद आने वाला है, तो आपका जो मिसाल के तौर पर 80,000 रुपये तनख्वाह है, तो इस पर आप 2 कमोडिटीज़ खरीदते हैं, एक फूड और दूसरा क्लोथिंग। तो सपोज़ करें कि F इक्वल द अमाउंट ऑफ फूड परचेज एंड C इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोथिंग। तो प्राइस ऑफ फूड को हम PF से ज़ाहिर करेंगे और प्राइस ऑफ क्लोथिंग को हम PC। तो PF इंटू कैपिटल F ये अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड को ज़ाहिर करता है और PC इंटू C ये अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन क्लोथिंग को ज़ाहिर करता है। बजट लाइन इसका क्या होगा? सो PF इंटू F प्लस PC इंटू C इज इक्वल टू इनकम या बजट लाइन या योर टोटल स्पेंडिंग। तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड प्लस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन क्लोथिंग इज इक्वल टू इनकम। तो आपका मिसाल के तौर पर $80 इनकम है, तो ये इस पर आप ABDEF पायो मार्केट बास्केट आप परचेज़ कर सकते हैं। बास्केट ए में फूड की जो सबसे पहले यह कि फूड की 1 यूनिट की कास्ट वो $1 है और क्लोथिंग की 1 यूनिट की कीमत वो प्राइस वो $2 है और आपका टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू इनकम।
बास्केट ए में जो फूड की यूनिट है वो 0 है और क्लॉथिंग की यूनिट वो 40 है और 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू $80। इसी तरह बी में 20 यूनिट ऑफ फूड है और 30 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। यानी आपका जो बजट कंस्टेंट है या आपका इनकम है वो $80 है। इस तरह जो बास्केट जी है उसमें सिर्फ फूड है और क्लॉथिंग 0 है। इस चीज़ को हम इस ग्राफ से समझें। यहाँ पर क्लॉथिंग का प्राइस वो $2 है एक यूनिट का, और फूड के एक यूनिट का प्राइस वो $1 है, और आपका टोटल इनकम वो $80 है। एक्स एक्सिस पर आपका फूड है और वाई एक्सिस पर यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करें तो आपका जो इनकम है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड, तो इनकम 80 है और प्राइस ऑफ फूड एक यूनिट का वो 1 है, तो 80 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 80। तो हम एक्स इंटरसेप्ट पर देख ले तो यहाँ पर जो मैक्सिमम यूनिट्स है वो $80 है। वाई एक्सिस पर अगर आप देख ले तो क्लॉथिंग है, और वाई इंटरसेप्ट पर आपको मालूम है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस या एक्स वेरिएबल का जो यूनिट्स जो वेरिएबल है वो 0 है, लिहाजा मैक्सिमम यूनिट वो 40 है। और ये इससे हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि इनकम हमारा 80 है और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्राइस ऑफ क्लॉथिंग वो 2 है, तो 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो वाई इंटरसेप्ट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है और एक्स इंटरसेप्ट पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ फूड यूनिट्स है जो कि 80 के बराबर है। अब वाई इंटरसेप्ट को और एक्स इंटरसेप्ट को एक लाइन मिलाता है, इस लाइन को बजट लाइन कहते हैं, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर देख लें कि अगर आप इस लाइन पर मूव करते हैं तो आप एक गुट को दूसरे गुट पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज करें ऊपर आप जाए पॉइंट ए पर जो कि बास्केट ए को रिप्रेजेंट करता है, और बास्केट ए में हमने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ क्लॉथिंग है और फूड नहीं है, और उसकी जो आपका पूरा बजट है वो उस पर स्पेंड होता है आपका इनकम। अगर आप पॉइंट बी पर शिफ्ट हो जाए तो पॉइंट बी पर आप 30 यूनिट्स आप क्लॉथिंग परचेज कर रहे हैं और 20 यूनिट्स आप फूड परचेज कर रहे हैं। इसी तरह पॉइंट बी से अगर आप पॉइंट डी की तरफ मूव करें तो क्या होगा, आप 30 से 20 की तरफ आ रहे हैं, यानी आप अभी 20 यूनिट आप क्लोथ परचेज करेंगे और आप 40 यूनिट्स आप फूड वो परचेज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप मूव कर रहे हैं तो इसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब है कि चेंज इन वाई वेरिएबल या चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स वेरिएबल। इसको यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पर क्लॉथिंग है और एक्स एक्सिस पर फूड है, तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा एफ। और यहाँ पर आप देख लें कि डेल्टा सी -10 और डेल्टा एफ इज़ 20, क्योंकि आपने 20 यूनिट्स ऑफ फूड्स को ऐड किया, तो इज़ इक्वल टू -1/2, और ये नेगेटिव रेशो है। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस प्राइस ऑफ फूड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्लॉथिंग, तो ये नेगेटिव रेशो को ज़ाहिर करता है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लॉथिंग को ज़ाहिर करता है, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड को ज़ाहिर करता है, और स्लोप ये नेगेटिव ऑफ द रेशो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स है। और ये स्लोप ज़ाहिर करता है कि किस तरह टू गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और इसी बजट में रहते हुए। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम एंड प्राइसेस, यहाँ पर देख ले हमारे पास जो ओरिजिनल बजट लाइन है वो L1 है, और हमारे पास जो इनकम है वो $80 है, तो ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। सपोज करें कि आपका इनकम बढ़ गया, आपका इनकम बढ़ गया $160 हुआ, तो ज़ाहिर बात है कि अब आप ज़्यादा परचेज़ करेंगे यूनिट ऑफ क्लोथिंग एंड यूनिट ऑफ फूड, तो आपका बजट लाइन वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि आपका इनकम बढ़ गया है। अगर खुदा न खास्ता आपका इनकम डिक्लाइन कर गया, डिक्रीज़ हुआ, और तो आपका L1 शिफ्ट होगा लेफ़्ट की तरफ, L3 की तरफ, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि अब आपका जो परचेजिंग है वो कम होगा, और ये बजट लाइन आपका लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ और ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है। अच्छा, अगर
एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और दूसरे गुड की प्राइस वो कांस्टेंट रहे, यानी वो चेंज ना हो, तो ये जो बजट लाइन है ये इनवर्ड की तरफ वो रोटेट होगा। और ये है कि आपका स्लोप चेंज होगा। मिसाल के तौर पर कि फूड की प्राइस बढ़ गई, पहले $1 थी और उसकी अब उसकी कीमत $2 हो गई। तो ओरिजिनल लाइन तो हमारे पास बजट लाइन L1 था। तो यहाँ पर आप देख ले कि जो एक्स एक्सिस पर आपका इंटरसेप्ट है वो 80 और वाई वाला बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिर्फ फूड की प्राइस चेंज हो गई। तो क्या होगा कि सिर्फ बजट लाइन का जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा और ये इनवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगा। और अगर प्राइस वो डिक्रीज़ हो गई, सपोज़ करें प्राइस ऑफ फूड वो $1 था, अब वो $0.5 है, यानी कम हो गई, तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन चेंज हो जाएगा और ये जो बजट लाइन है ये शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख ले कि ये 160 पर आपका जो फूड है, क्योंकि उसकी प्राइसेस कम हो गई, तो इसी वजह से हमारा जो बजट लाइन है ये रोटेट हुआ आउटवर्ड की तरफ और इसका स्लोप चेंज हुआ। अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस वो इंक्रीज़ हो जाए और उनका रेशो वो कांस्टेंट रहे, तो स्लोप चेंज नहीं होगा, अलबत्ता बजट लाइन वो या इनवर्ड की तरफ या आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, जैसा कि इनकम में हुआ था। यानी ये जो बजट लाइन है ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ आउटवर्ड, या L3 में इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। तो इसी तरीके से प्राइस जब दोनों अशिया की प्राइसेस चेंज हो जाए और उनका जो रेशो है वो अनचेंज्ड हो, तो स्लोप चेंज नहीं होगा, अलबत्ता बजट लाइन या तो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा या राइटवर्ड। इसी हिसाब से इंशाल्लाह कंज्यूमर प्राइस चॉइस को इसके बाद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।